बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाजरीन, डी चौक में क्या हुआ, कितना जुल्म हुआ, जबर हुआ, कितनी हदें क्रॉस कर दी गई। नाजरीन, ये मैं आपके सामने फिलफोर तो नहीं रख सका क्योंकि मेरी इन दो आंखों ने बहुत कुछ देखा। कितनी लाशें मेरी आंखों के सामने थी और मैंने क्या कुछ देखा, मैं आज आपके सामने वो रखूंगा। फिर मैंने अपने दोस्तों से जो राब्ते किए बाद में या उस वक्त किए, उन्होंने मुझे क्या क्या बताया, मैं आपके सामने वो सब रखूंगा। मैं इन सारी चीजों को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सका, क्योंकि 48-72 घंटे से जब ड्यूटी हम लोग वहां कर रहे थे, तो जब हमारे सामने कोई लाश गिरती थी स्नाइपर से, तो हमें वो रियलाइज नहीं था होता कि मतलब कि लाश गिर गई। हम उसे एक नॉर्मल थिंग ले लेते थे कि लाश गिर गई है, फिर भी हम वहां कवरेज करते रहते थे उसे एक नॉर्मल चीज लेकर। लेकिन आफ्टर दैट जब ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, फिर भी हमने नॉर्मल लिया। जब हमने अपनी नींद पूरी की तो आफ्टर दैट हमें रियलाइज हुआ कि हमने अपनी आंखों के सामने कितना जुल्म देखा है, कितना जबर देखा है। फिर हमारे इतने होशो हवास में नहीं थे लड़के कि वो इस चीज को एक्सप्लेन कर सके। जब हमने होश संभाली तो फिर हमने बाद में एक दूसरे से राब्ते किए और सारा कुछ पूछा, तो जुल्म और जबर जितना हुआ, जो जो कुछ हुआ, हम इसे इमेजिन ही नहीं थे कर सकते कि हमने अपनी आंखों से ये सब वहां देख लिया डी चौक के मुकाम पर। और ये सब करवाया किसने है, सबसे अहम नुक्ता ये है, केपी के हुकूमत अली अमीन गंडापुर मुलव्वस है इस सारे ऑपरेशन में। किस तरह मुलव्वस है, मैं आपके सामने ये सारी थ्योरी रखूंगा कि इसने किस कदर जाकर इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया है। और ये गोलियां जो ग्रैंड ऑपरेशन अनाउंस किस वक्त हुआ है और गंडापुर की गाड़ी पर कितना तशद्दुद मतलब कि जुल्म किया गया, मतलब कि शीशे तोड़ने की कोशिश की गई कारकुनान की जानब से, फिर जाकर गंडापुर ने यह स्टांस लिया। फिर पीटीआई की क्यादत कहां थी, किस किस मुकाम पर ये गधे, ये स्टूपिड्स छुपे हुए थे, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। शेर अफजल मरवत जो 30,000 लोगों की डिमांड करता था, कहां छुपा हुआ था ये मुनाफिक, और कितने दिनों से ये मुनाफिक छुपा हुआ था, सारी डिटेल्स मैं जानता हूं। इसे शर्म नहीं आई, 70,000 बंदा डी चौक के मुकाम पर था और ये आया रैली के अंदर, सिर्फ बोनेट पर बैठ के वीडियोस बनवाकर फरार हो गया है। आप बुशरा बीबी को तनहा छोड़कर वहां से निकल गए हो, एक खतून को तनहा छोड़कर। फिर उसके बाद बाकी जो कायदीन थे, उमर अयूब साहब, उसके साथ साथ दूसरे शिबली फराज साहब, वकास अकरम साहब, लेजेंड, असेंबली में बुलवा लो, न्यूज चैनल पर बुलवा लो। लेकिन शोहदा हुए शहीद तो गरीब लोग हुए, दिहाड़ीदार तबका शहीद हुआ। इन मुनाफिकों ने अपनी मुनाफकत की, लेकिन आज बुशरा बीबी किस मुकाम पर हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कंटेनर पर लाइटें क्यों बंद की गई, कौन सा ग्रैंड ऑपरेशन करने लगे थे, कंटेनर की लाइटें और डीजल आकर कहां खत्म हुआ, बहाने क्यों बनाए जा रहे थे, कारकुनान का गुस्सा कितना था, स्नाइपर से गोलियां किस मुकाम से चल रही थी, यह सब इन आंखों ने देखा है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई गरीब अवाम को वहां पर मरवाते हुए। तो नाजरीन, इन सब सारी चीजों को मैं आपके सामने रखूंगा। गंडापुर साहब जब केपीके से निकलते हैं तो गंडापुर साहब कतन इस चीज पर एग्री नहीं होते कि हम डी चौक जाएंगे, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ये अनाउंस करना शुरू कर देती है कि हम डी चौक 26 तारीख तक पहुंचेंगे। 24 का तुम लोगों ने एहतजाज की कॉल दी है, 4 घंटे का सफर है। तो बलोचिस्तान का काफिला, सलार खान का काफिला आकर लड़ता रहा है। गंडापुर अटक पुल से आगे एक पुल आता है, मुझे नाम नहीं ठीक से याद, वहां पर आकर बुशरा बीबी के गाड़ी के आगे अपनी 50 गाड़ियां लगा लेता है, कंटेनर के आगे गाड़ियों को रोकता है। ये रिपोर्ट करे इमरान रियाज खान, उससे आगे क्या एंटरटेन करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, जो इन आंखों ने देखा। हम 12 बजे 11 बजे दिन के चले जाते हैं 26 नवंबर, बल्कि 25 नवंबर की तारीख थी। हम जाते हैं 11 बजे, हम रेंजर्स से जाकर पूछते हैं, हम पुलिस वालों से जाकर पूछते हैं काफिला किधर पहुंचा है, वो कहते हैं 15 मिनट की मुसाफत पर है काफिला गंडापुर का, बस आने ही वाला है। लेकिन गंडापुर साहब वहां पर 8 से 9 घंटे कंटेनर के आगे गाड़ियां लगाकर खड़े रहते हैं कि हमने आगे नहीं जाने देना।
बुशरा बीबी के काफले को, बुशरा बीबी के कंटेनर्स को। ड्राइवर चाबी से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर रहा। आफ्टर दैट कारकुनान ने दबाव डाला, शीशे तोड़ने की कोशिश की, तो फिर इस काफले को लेकर आगे बढ़े। जब सलार खान का काफला बर्बरियत जबर बर्दाश्त कर रहा था, फिर यहां एक सवाल पैदा होता है कि 26 नंबर के मुकाम पर तुम लोगों पर गोलियां क्यों नहीं चलाई गई? डी चौक के मुकाम पर ही गोलियां क्यों चलाई गई? गंडापुर वहां से भी फरार होने की कोशिश करते हैं। गंडापुर अपनी गाड़ियां 50 पीछे ही रोक कर आ जाते हैं, पीछे ही अपना काफला लेकर खड़े हो जाते हैं। बुशरा बीबी रात के 3 बजे 26 नंबर के मुकाम पर आती हैं। वहां पर 5 रेंजर्स वाले शहीद होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो पीटीआई के वर्कर्स उनको शहीद नहीं करते। एलिगेशन है पीटीआई के वर्कर्स पर कि उन्होंने पथराव किया, उन्होंने शहीद किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास वो मैप सारा मौजूद है। जिस तरह रेंजर्स की गाड़ियां जिस रास्ते से निकली और रेंजर्स के लोग जिस तरह उस पुल से क्रॉस करते आए, गाड़ियां जिस स्पीड से उस एक फ्लो बना हुआ है उधर से नीचे उतरती हैं, और वो रेंजर्स के लोग जिस तरह पथराव से बचने के लिए गाड़ियों में बैठने की कोशिश करते हैं और स्लिप होकर गिरते हैं और एक के ऊपर दूसरी गाड़ी चढ़ जाती है। मैंने एक लाश उसी रात, जिसका नाम है मोहम्मद इलियास, इस्लामाबाद से तल्लुक रखते हैं कारकुन, उनकी देखी, जो कि रेंजर्स की गाड़ी के नीचे आते हैं। वो 26 नंबर के मुकाम पर वो मैंने गाड़ी देखी। मैंने इन आंखों के साथ देखा कि रेंजर्स की बहुत बड़ी तादाद को कारकुनान घेर लेते हैं। मैंने इन्हीं आंखों से देखा कि वो लोग इन्हें छोड़ भी देते हैं। वो लोग इनको सिक्योर करके बोथ साइड से हैं। मेट्रो का जो रोड जा रहा है वो कवर है, लोहे की लाइनें लगी हुई हैं उनके ऊपर, मतलब कि लोग नहीं क्रॉस कर सकते उसे। वो इनको, रेंजर्स को क्रॉस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं लोग, वो इनको जाने देते हैं, लेकिन ये अपनी ही गाड़ियों के नीचे आकर शहीद हो जाते हैं। इसके बाद ये काफला आगे बढ़ता है। हमें अंदाजा हो गया जब रात को अनाउंस कर दिया गया, याद रखिए कि इधर मैं एक पॉइंट मिस करके जा रहा हूं। जब गंडापुर ने गाड़ियां रोकी तो तब टाइम था दिन के 12 बजे, जब गंडापुर ने पिछले पुल पर गाड़ी रोकी, बुशरा बीबी का कंटेनर रोका। जब उस वक्त मोहसिन नकवी ने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया कि हम गोली भी चला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग रास्ते में थे और इन्होंने कहा कि कारकुनान कंट्रोल नहीं हो रहे, अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद ये लोग आगे जाते हैं, फिर गंडापुर वहां पर टाइम वेस्ट करते हैं। हम अगेन इनको 11 बजे 10 बजे ज्वाइन करते हैं, बल्कि ये सेंटोरस पुल के करीब ही खड़े रहते हैं। आफ्टर वहां पर ये तकरीरें करते हैं, लेकिन गंडापुर वहां पर भी मायूस नजर आते हैं। कारकुनान ने इनकी गाड़ी को घेरा हुआ था, जबरदस्ती इनको कंटेनर के ऊपर ला रहे थे। जब जबरदस्ती इनको कंटेनर के ऊपर लाया गया तो इन्होंने तकरीर की कि बुशरा बीबी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे हौसला दिया और मुझे इस काबिल बनाया। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, शाम का वक्त शुरू हो जाता है। गंडापुर की गाड़ी फिर भी बुशरा बीबी की गाड़ी के आगे रहती है और बहुत स्लो रहती है। कारकुनान इनको आगे लेकर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं आगे जाते। जब थोड़ी सी मूवमेंट कलसूम हॉस्पिटल के करीब जाती है, तब स्नाइपर से फायरिंग स्टार्ट होती है और कारकुनान पर पहले वही फौज जफियां डाल रही थी कारकुनान को। जब शाम का टाइम हुआ, मगरिब का टाइम हुआ, तो स्नाइपर से शूट करना शुरू कर दिया, बल्कि दिन को ही शूट करना शुरू कर दिया था जब ये लोग सेंटोरस क्रॉस कर चुके थे। लेकिन कलसूम हॉस्पिटल जब क्रॉस किया, वहां पर कलसूम हॉस्पिटल के सामने कारकुनान ने अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर बुरी तरह पथराव किया और डंडे बरसाए। यह वीडियो मेरे इसी चैनल पर मौजूद है। लेकिन जुल्म और बर्बरियत उस वक्त शुरू होती है जब गंडापुर को कारकुनान जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं और आगे लेकर जाते हैं। जब थोड़ा आगे जाते हैं, कंटेनर्स की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। अलीमा खान नीचे से कहती हैं कि लाइट्स ऑन करो, हमें अगला लाहे अमल दो। कारकुनान आगे मर रहे हैं स्नाइपर से गोलियां खाकर। लेकिन ये सब कहने वाले और ये सब करवाने वाले अली अमीन गंडापुर थे, और अली अमीन गंडापुर डायरेक्टली ये बात कह रहे थे कि कारकुनान हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, इनको अब रोकना है तो आपने खुद रोकना है। गंडापुर आगे नहीं जाना चाहते क्योंकि गंडापुर को गवर्नर राज नहीं पसंद, या अपनी खो जाने वाली हुकूमत के मुंह से खोई जाएगी केपीके में, इसलिए गंडापुर को यह चीज नहीं थी पसंद और गंडापुर साहब ने डी चौक जाना मुनासिब नहीं समझा। गंडापुर को जबरदस्ती आगे लेकर जाया जाता है। इनके गार्ड्स इनको
मतलब کہ کارکنان کو روکتے ہیں, ہٹاتے ہیں, زبردستی یہ تھوڑا آگے موو کرتے ہیں, اور چائنا چوک جب پہنچتے ہیں تو بری طرح کریک ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے. جب یہ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوتا ہے تو آگے آگے شیل برسائے جاتے ہیں, پیچھے پیچھے گولیاں چلائی جاتی ہیں, اس کے پیچھے ایمبولینسیں آتی ہیں اور شہدا کو اٹھائے جاتی ہیں, اٹھا کر لے جاتی ہیں. کچھ نہیں وہاں ایویڈنس چھوڑتے یہ لوگ, وہاں سے اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے لاشوں کو, اور گنڈا پور صاحب وہاں سے گاڑی کو موو کرتے ہیں اور وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. بشرا بی بی بھی وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں, اور بشرا بی بی کا اب تک کوئی پتہ نہیں. میں نو کمنٹ کروں گا کیونکہ میں نے بشرا بی بی کے بارے میں بہت بڑے انکشافات کیے ہوئے ہیں, لیکن ان کے سامنے آنے کے بعد ہی بتاؤں گا کہ کیا انکشافات میں نے کیے تھے, اور میں اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ جب گنڈا پور وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے, میں نے صحافیوں سے پوچھا, میں نے وہاں پر سنائپر سے لوگ بھی مرتے دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے, 2 سے 3 جن کو اٹھا کر لوگ گاڑیوں میں بھی پڑے ہوئے دیکھے ہم نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے اپنے سامنے ایک جنازہ بھی دیکھا. اس کے بعد میرے دوستوں سے جو مجھے اطلاعات موصول ہوئی, کیونکہ میں کلثوم ہاسپٹل کے سامنے تھا اور میرے دوست چائنا چوک میں تھے. میں کلثوم ہاسپٹل میں کوریج کرنے کے بعد اپنے مقام پر جاتا ہوں اور جا کر اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ویڈیوز. اتنے میں خبر ملتی ہے کہ گرینڈ آپریشن شروع ہو چکا ہے. میرے قریبی دوست مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکے اپنے صحافی دوست ابھی تک نہیں مل رہے, ان کا پتہ کرو تو ہم اپنے ایک کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم لوگ کدھر ہو. بیسیکلی ہم تو اپنے قریبی ساتھیوں کا پتہ کر سکتے ہیں, دوسرے لوگوں کے تو نمبرز نہیں ہیں, ہر کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہے. لیکن ظلم اور بربریت اتنی تھی کہ جب ہم کال کرتے تھے تو گولیوں کی آواز آتی تھی. یہ فاصلہ ڈی چوک سے لے کر G8 کی گلیوں تک جہاں پر ویڈیوز شو ہو رہی ہیں, آلموسٹ 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. 7 کلومیٹر تک بھگایا جاتا ہے ورکرز کو اور گولیاں ماری جاتی ہیں. اور آج تحریک انصاف صرف 14 لاشیں ڈکلیئر کر رہی ہیں, جبکہ میں نے مختلف سورسز سے بات کی تو یہ لاشیں 100 سے زیادہ ہیں. تحریک انصاف اب پتہ نہیں کس پریشر کے تحت ان لاشوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ لوگ کیوں عوام کو پاگل بنا رہے ہیں؟ کیا ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا یہ ظلم؟ 3 سے 4 لاشیں تو میں پہلے دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے, اور میرے دوست جو آگے ڈکلیئر کر رہے ہیں چائنا چوک پر, جو ہرمیت سنگھ ڈکلیئر کر رہا ہے, سکھ صحافی, 38 لاشیں کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, کھوپڑیاں میں گولیاں لگتی ہوئی. متی اللہ جان کو پکڑ لیتے ہو جو پیمز ہاسپٹل میں جا کر کوریج کر رہا ہے لاشوں کی. کیا سمجھتے ہو یہ عوام پاگل ہے؟ تحریک انصاف والوں نے ان کو لوگوں کو بزدل بنایا ہوا ہے. آج شبلی فراز جو بڑے بڑے پھندے کہاں تھے, اسد کیسر کہاں تھے تم لوگ؟ عوام کا جنازہ وہاں گلیوں میں پڑے ہوئے تھے, عوام کی کھوپڑیاں اڑی ہوئی تھی. تم اتنے بڑے منافع کو تم نے ان لوگوں کو مروایا ہے, غریب عوام کو جو دن کا دہاڑی کا 1500 کی دہاڑی کما کر اپنے گھر چلاتے ہیں. تم غدار تھے, تم منافق تھے, تم نے ظلم و بربریت کی انتہا کروائی ہے. یہ ساری کی ساری تحریک انصاف ملوث ہے. محسن نقوی کے ساتھ تحریک انصاف اس پورے پروسیس میں ملوث ہے. بشرا بی بی کو ابھی میں نکال رہا ہوں, لیکن مجھے ان کے اوپر شک ضرور ہے. اس وقت ایک ہی خاتون ہے جو مخلص ہے اس پارٹی کے ساتھ, وہ ہے علیمہ خان, اور کوئی ایسی خاتون نہیں ہے مخلص. لیکن ابھی تک ایویڈنس نہیں ہے بشرا بی بی کے اگینسٹ, لیکن آ جائیں گے اگر وہ اسی طرح غائب رہیں. کہ اب وہ غائب کیوں ہیں؟ خان صاحب کے اوپر اگلا کون سا لاہے عمل لگنے لگا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اگلی ویڈیوز میں, کہ خان صاحب کے اوپر کون سا پروسیس ہونے والا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, گنڈا پور ان شہداء میں بے شک ایک ڈکلیئر کر دو تحریک انصاف والوں, ایک ہی شہید ہوا ہے. میں نے تو 4 دیکھے ہیں نا, میں ایک کی بات کر دیتا ہوں, ایک شہید ہوا ہے. گنڈا پور بھی اس کے قتل میں ملوث ہے. گنڈا پور پوری طرح ملوث ہے. گنڈا پور ان تمام سلسلے کو پیچھے سے آرگنائز کرتا آیا ہے, راستہ بتاتا آیا ہے کہ یہ لوگ نہیں رک رہے, میرے اوپر جبر کر رہے ہیں. اور جا کر تم مانسہرہ میں ہنستے ہو, کیا کیا اڑاتے ہو ان لوگوں کے, جو لوگ تمہیں پروٹیکٹ کر کے لا رہے ہیں, تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے پہلے گولی ہم کھائیں گے. صوبے میں ڈی سی ڈی پی او تم سے چینج نہیں ہوتا, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گولی ہم تم سے پہلے کھائیں گے. آؤ تو صحیح ڈی چوک, دیکھتے ہیں کیا کر لیتے ہیں. عوام کی لاشیں گروانے میں تم نے اہم کردار ادا کیا ہے. پھر کہہ رہا ہوں 1 لاش ہے چاہے 100 سے زیادہ ہے,
गंडापुर तुम मुलव्वस हो। तो नाजरीन आज के लिए दीजिए इजाजत। मजीद एविडेंस हैं कि खान साहब के लिए यह प्रोसेस किया गया, खान साहब को मजीद फंसाने के लिए यह प्रोसेस किया गया। और अगर बुशरा बीबी मुलव्वस है तो बुशरा बीबी की रिहाई क्यों करवाई गई? गंडापुर लास्ट टाइम क्यों भागे थे और डील का मतलब बुशरा बीबी की रिहाई क्यों थी? यह शवाहिद की जरूरत नहीं होती, इन चीजों के पीछे कॉमन सेंस की भी जरूरत होती है। तो तहरीक इंसाफ पूरी तरह मुलव्वस थी, पूरी पार्टी मुलव्वस थी। तो नाजरीन आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।